नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। अपने सपनों में जान रखो, अपने नज़रों में सम्मान रखो, करो खुद पर पूरा भरोसा, अपने कर्मों में ईमान रखो। जी हाँ साथियों, ये थॉट मैंने ही क्रिएट किया है। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके जरिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सपने जो हैं वो जीवंत होने चाहिए आपके, और खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो पूरी क्षमता के साथ करें और उस पर शक ना करें। देखिए, शक का कोई इलाज नहीं होता है दुनिया में, और अगर हम खुद पर शक किए, 1% भी अगर हमने खुद पर शक किया, तो ये समझिए वो शक कहीं ना कहीं किसी रूप में जहर बन के निकलेगा। इसलिए खुद पर शक नहीं करना चाहिए और अपने कर्मों में ईमान रखने का आशा ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, अपने आप को धोखा देने का प्रयास ना करें। ठीक है, अगर आप अपने आप से थोड़ा भी झूठ बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ही हानि पहुंचाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? छत्तीसगढ़ के ही किसी जिले में ये किया गया है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कोरिया, सरगुजा, जसपुर या बलरामपुर। तो इसका सही जवाब है जसपुर। जसपुर में एयरक्राफ्ट फ्लाइंग प्रशिक्षण में विमानन क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जसपुर में अब विमानन प्रशिक्षण का हब बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं एनसीसी का प्लेन है और इस तरीके से एनसीसी के माध्यम से जो कैडेट्स होते हैं उनको विमान उड़ाने की या विमानन की प्रशिक्षण यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है और पहले किसी किसी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ गठन की तुलना में खनिज राजस्व में कितने गुना की वृद्धि हुई है? 45 गुना, 35 गुना, 30 गुना या 25 गुना? ठीक है, पहचानने के प्रयास कीजिए। मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई हैं कि किस तरीके से अपन आंसर खोज सकते हैं जब हमको आंसर ना भी पता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल एक राउंड फिगर है और बाकी सब फिगर है ना। तो राउंड फिगर क्या है? 30। तो 30 गुना जो है वो हाल ही के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ये बताया गया कि 30 गुना खनिज राजस्व में वृद्धि हुई है गठन की तुलना में। राज्य गठन में जब खनिज राजस्व जितना था उसकी तुलना में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 गुना। शासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के गठन के समय की तुलना में खनिज राजस्व में 30 गुना वृद्धि हुई है। 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए तक यह राजस्व पहुंच गया है। 2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक ही 11,581 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। यह पारदर्शी खनन नीति और प्रभावी प्रशासन का परिणाम बताया जा रहा है। तो इस तरीके से खदानों की फोटो भी है, आप देख सकते हैं, और इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड आपको कैसे करना है आपको कई बार मैंने बताया है, फिर भी एक बार और बता रहा हूँ। कुछ नए लोग आए हैं, कुछ लोग हर बार नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि जो भी पीडीएफ है वीडियो के वो हम टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको फ्री की चीज़ें वैसे ही पसंद है ना, फ्री भी इसका कल्चर है भारत में। ठीक है, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और साथ ही साथ लिंक आपको चैनल पेज पे भी मिलेगा। अगर चैनल के आप डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर वगैरह में भी हम उपलब्ध हैं, तो वहां पे भी आप फॉलो करने का कष्ट करें। ठीक है, फॉलो करने का पैसा थोड़ी लगेगा। छत्तीसगढ़ की राज्य आय 2024-25 में कितने प्रतिशत बढ़ रही है? राज्य की आय कितने प्रतिशत बढ़ रही है? 20.01%, 10.89%, 03.45% यानी 3.45% या 2.51%। तो राज्य की आय कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है बताइए? 2024-25 में क्या रहा? तो ये 10.89% की दर से बढ़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष 2024-25 में प्रचलित भावों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में 5,67,68,88,043 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष 2023-24 से
10.89% अधिक है। तो यही यहाँ पे बताने का आपको प्रयास किया गया है कि 10.89% ये आपका उत्तर है। इसके आगे अगर देखेंगे तो आगे भी, क्योंकि ये आप जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा को हमने उठाया है, तो आर्थिक सर्वेक्षण को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कई चीजें आपको क्वेश्चन पूछने वाली उसमें मिल जाती हैं। तो 2024-25 में स्थिर भाव पर देखिए, अभी यहाँ पे क्या पूछा गया था, बाजार मूल्य पर। अभी स्थिर भाव पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर इतना अनुमानित है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 7.51% अधिक है। ये भी आपको याद रखना है। स्थिर मूल्य पर कितना अधिक है, 7.51, जबकि बाजार मूल्य पर कितना अधिक है, 10.89%। ठीक है, तो स्थिर भाव जो है वो कौन से वर्ष का लिया जा रहा है, स्थिर भाव अभी भी 2011-12 का ही लिया जा रहा है। ठीक है, राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर भाव में 5.38%, कृषि में, उद्योग में 6.92% और सेवा में 8.54% अनुमानित है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ऐसे कई क्वेश्चन आपको सीजीपीएससी, सीजी व्यापम में देखने को मिल चुके हैं। अगर आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो भारत ने ही, ये तो यूनेस्को ने किया है। ठीक है, तो भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो 6 है। ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में 6 संपत्तियों को शामिल किया गया है, जिनमें कुछ क्रमिक रूप से शामिल हैं, जैसे कि अशोक शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर जो कई राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है, ये सब तो शामिल है ही, ये सारे स्थल भी शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में कांगेर घाटी नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है, क्योंकि वो 6 स्थलों में शामिल है। ठीक है, अस्थायी सूची के 6 स्थलों में वो भी शामिल है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ऑब्वियस सी बात है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस जिले में है? तो बस्तर जिले में है। ठीक है, और क्या खास बात है, तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी ये रहा था, है ना, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन अपने कुप्रबंधन के कारण इसे वहां से, यानी उस लिस्ट से हटा दिया गया, जो कि दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, और शायद छत्तीसगढ़ शासन उसको फिर बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बनाना चाहती, क्योंकि कई खनिज और कह सकते हैं संपदा वहां विद्यमान है, वन संपदा, जिसका दोहन शायद राज्य सरकार करना चाहती है ना, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए वापस से प्रयास कभी नहीं हुआ कि कांगेर घाटी को क्या बना दिया जाए, बायोस्फीयर रिजर्व। आप जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र का हर एक अंश सुरक्षित हो जाता है, तो फिर वहां पे खनन जैसे कार्य नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? तो ये बात ऐसी नहीं है कि भारत में कौन सबसे ज्यादा एफडीआई कर रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपन पढ़े हैं वो इस प्रकार के पढ़े हैं कि भारत में एफडीआई करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। बहुत ज्यादा एफडीआई किसके द्वारा किया गया है? यूएसए के द्वारा, मॉरिशस के द्वारा, सिंगापुर के द्वारा या किसी अन्य देश के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस तरीके का नहीं है, ये दूसरा है। भारतीयों ने कहाँ ज्यादा निवेश किया है, भारत से निवेश किस देश में सबसे ज्यादा हुआ है? तो ये जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दुबई, यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, है ना। यूएई में भारत बहुत एफडीआई कर रहा है भाई, है ना। तो दुबई यहाँ पे दिया हुआ है। भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दुबई में शीर्ष स्रोत बनकर देश उभरा है, और यह लगातार चौथे वर्ष ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजनाओं के लिए दुनिया का नंबर 1 गंतव्य बन गया है। भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, है ना, ये 3 देशों को पीछे छोड़कर दुबई में एफडीआई के लिए शीर्ष स्रोत देश बन गया है। दुबई का स्थान क्या है? फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड के एफडीआई मार्केट्स डेटा के अनुसार दुबई को लगातार चौथे वर्ष ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं के लिए दुनिया का नंबर 1 गंतव्य स्थान दिया गया है। और भारत का एफडीआई जो है, भारत में एफडीआई के लिए मॉरिशस और सिंगापुर जो शीर्ष स्रोत देश रहे हैं। ठीक है, अभी अभी मैंने इनका नाम लिया था। हालांकि कभी कभी अमेरिका भी रहता है ना, एफडीआई के मामले में टॉप पे। बाकी सिंगापुर, मॉरिशस ये बहुत ज्यादा
इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया है? तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है, ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च या 15 मार्च। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 14 मार्च। 14 मार्च 2025 को नदियों के लिए 28वें अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस पर हमारे साथ जुड़े, यानी ऐसा बताया गया है। ठीक है, ताजा पानी उपलब्ध कराने और जैव विविधता को बढ़ावा देने से लेकर जलवायु को नियंत्रण करने और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने तक स्वस्थ मुक्त बहने वाली नदियां हमेशा लोगों और ग्रहों के लिए महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, तो नदी को स्वच्छ करने के लिए और ताजा पानी ताजा पानी उपलब्ध कराने के लिए, अगर आपको चाहिए कि जीवन भर ताजा पानी मिले, फिर आपके बच्चों को और उनके बच्चों को भी मिले, तो इस कार्यक्रम में हम लोगों को सबको जुड़ना चाहिए और आपको भी जुड़ना चाहिए मेरे साथ इस चैनल को ग्रो करने के लिए। इसमें लाइक्स ज़्यादा करिए, इसमें कमेंट ज़्यादा कीजिए, ताकि जो भावी पीढ़ी है, आपके बाद वाली पीढ़ी भी है, वो भी इस चैनल का लाभ उठा पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ठीक है, महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई। अगर आपको नहीं पता है और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही जो विकल्प हैं वो सही हैं, है ना, दोनों ही विकल्प सही हैं, तो आपको बिना संकोच किए जो तुक्का लगाना चाहिए वो इनमें से दोनों में लगाना चाहिए। ठीक है, ऐसा तुक्का लगाना चाहिए। ज्यादातर ऐसे तुक्के इस बार भी जो CGPSC हुआ है उसमें भी सही हुए। ठीक है, जहां पे भी जो लोगों ने उपरोक्त सभी या इनमें से दोनों में या इनमें से सभी पे लगाया है वो क्वेश्चन सही हुए हैं, और जहां ज्यादा दिमाग लगा के एक आध को काट दिया आपने, वहां आप कट गए, है ना, और दूसरे वर्डों में नहीं बोल सकता। तो इनमें से दोनों, ठीक है, ये याद रखना है। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत जैसे दो प्रमुख पहलें शुरू की हैं। इसलिए आंसर क्या है, इनमें से दोनों हैं। यहाँ इन पहलों का विवरण, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए है। इसका उद्देश्य महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल और प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह अभियान सरपंच पति जैसी प्रथा पर अंकुश लगाने और महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भी है। ठीक है, तो शिक्षक वर्ग इससे बहुत अच्छे से समझता है कि जब कोई महिला सरपंच बनती है तो महिला सरपंच कम ही फैसले लेती है, जो भी फैसले लेना होता है वो पुरुष सरपंच ही लेता है, पुरुष ही लेता है। मतलब महिला तो बस घर का काम धाम देखती है, जो सरपंच रहती है महिला, और जो उनके हस्बैंड होते हैं वो सारे फैसले लेते हैं। कई बार तो उनके नाम के सिग्नेचर भी कर देते हैं, जैसे कि वेतन विवरण पत्रक हम लोगों का जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वही साइन कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमको पुरुष सरपंच यानी सरपंच पति वाली प्रथा जो है वो बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप मेरे कथन से वाकिफ हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इस प्रथा के बारे में बताइएगा। आप में से कई लोग जो होंगे वो ग्रामीण परिवेश से होंगे, तो बिल्कुल खुल के लिखिएगा। यहाँ पे आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई सरपंच आपको मारने नहीं आएगा। ठीक है, मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत, इस पहल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यह पहल देश भर में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मियों और स्थानीय निवासियों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करती है। हालांकि ये PDF में थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बोर्ड में जगह कम हो जाती है तो कई बार कंप्रेस कर देता है कंप्यूटर खुद को ही, तो इसलिए ये इंग्लिश वाला मटेरियल भी आपको हिंदी में ओवरलैप करता दिख रहा है, जिसका मुझे अफसोस है। भारत नव प्रवर्तन शिखर सम्मेलन टीवी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर हर्षवर्धन, अनुप्रिया पटेल या निर्मला सीतारमण। इसका सही जवाब है अनुप्रिया पटेल जी ने किया है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने
भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय टीबी प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को गति देना है ना। टीबी उन्मूलन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है टीबी। टीबी के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है एसडीआर सिंपल ड्रग रेजिस्टेंस, दूसरा होता है एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और तीसरा होता है टीडीआर। जितना मैं अभी एक चौथा भी कैटेगरी शायद आ गया है मल्टी ड्रग और टीडीआर के बीच में, ठीक है, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। टीडीआर का मतलब होता है टोटल ड्रग रेजिस्टेंस, जहाँ पे मृत्यु तय है, ठीक है। तो टीबी जो होती है आप जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक इसको जो बैक्टीरिया होता है उससे होती है ना। और बहुत ही खतरनाक, बहुत दर्दनाक बीमारी है। अगर किसी इंसान को टीबी है तो जिस स्टेज का टीबी है अगर उससे दूसरे इंसान को फैलेगा तो उसी स्टेज का टीबी फैलता है। ये भी खतरनाक इसकी बात है, इसलिए इस खतरनाक रोग का उन्मूलन बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसके लिए भारत सरकार प्रयासरत है। रायसीना डायलॉग 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द रायसीना डायलॉग 2025 बीइंग हेल्ड, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग कहां हो रहा है? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ये याद रखना है, हमेशा होता है नई दिल्ली में, ठीक है। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2025 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय काल चक्र, लोग और शांति और ग्रह है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में अगर बोले तो काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, है ना। इसको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम पिछले कई क्वेश्चंस को देखें, कई ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, विभिन्न आयोगों के पेपर को देखेंगे तो रायसीना डायलॉग के ऊपर आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। साथ ही साथ कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है, कुछ तो ऑफिशियल पूछ लेते हैं यानी कमेंट करके, कुछ ऐसे भी पूछ लेते हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं कि सर आजकल अल्टरनेट वीडियो आ रहा है, ऐसा क्यों? तो देखिए थोड़ी सी व्यस्तता है, मैंने पहले ही बताया था आपको जब ये अल्टरनेट वीडियो आना शुरू हुआ उससे पहले ही, क्योंकि अल्टरनेट डे पे एक वीडियो क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, कुछ अन्य कार्य भी हैं, घरेलू जिम्मेदारियां भी हैं, उस कारण से अभी वीडियो अल्टरनेट मिल रहा है। लेकिन भविष्य में आपको फिर रेगुलर वीडियो मिलेगा, इतना विश्वास आप मेरे ऊपर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, उनके नाम क्या हैं? तो इसको उनके नाम बताना है। आकाश 3201 और पृथ्वी 3201, विक्रम और कल्पना, चंद्र और सूर्य, या नवगति या अभिजीत। बाकी 3201 वही है ना। तो इनमें से कुछ है क्या, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। ये प्रोसेसर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे, खासकर लॉन्च, वाहनों में नेविगेशन के लिए, ठीक है। तो इसको ये बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसको याद रखना है। आप जानते हैं इसरो जो कि भारतीय अनुसंधान या जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। भारत के स्पेस क्षेत्र में भारत की जो भी उपलब्धि है इसरो के माध्यम से ही है। और हम अब गगनयान मिशन भी चालू करने वाले हैं, जिसमें व्योम जो हमारा रोबोट है ना, महिला रोबोट है, उसको भी भेजेंगे हम लोग अंतरिक्ष में। पहले गगनयान मिशन में उन्हीं को भेजा जाएगा, रोबोट्स को भेजा जाएगा, फिर उनकी स्टडी के माध्यम से फिर हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भी बाद में भेजेंगे, मानव को भी भेजेंगे, ठीक है। अब क्योंकि रोबोटिक्स में इतना अच्छा हम लोगों ने कर लिया है, AI में काफी अच्छा हम लोगों ने कर लिया है। अभी अभी ट्विटर यानी X प्लेटफॉर्म का जो AI है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, ठीक है। अगले वीडियो में हालांकि उससे क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, लेकिन उस AI का नाम क्या है आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, कि जो ट्विटर ने, अच्छा उससे मैंने बात भी किया
और उससे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पूछी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने पूछी। तो उनमें से ये पूछा मैंने उनसे कि यानी जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है उसको बेहतर कैसे किया जाए। तो उन्होंने बताया कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ग्रुप, सॉरी मैंने तो बता ही दिया आपको आंसर। चलिए, तो उसने ये बताया कि आपका जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। तो सुनकर अच्छा लगा, एआई के माध्यम से भी अपनी तारीफ यानी निष्पक्ष वो बताता है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत एआई मिशन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसरो, नीति आयोग, मेटा या बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना। ये आपका होमवर्क प्रश्न है, ठीक है। और जो ये एआई आया था जिसकी बात मैं कर रहा था, एक्चुअल में वो एआई और लोगों से हटकर बात करता है। मतलब जैसे कि आप फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, किसी भी चैट जीपीटी से आप बात करेंगे या आप मेटा के एआई से बात करेंगे तो बहुत ही सिस्टम से जवाब देते हैं, ठीक है। और जो ट्विटर का या एक्स प्लेटफॉर्म का जो एआई आया है, ठीक है, वो आपको आपकी भाषा में जवाब देगा। मतलब जिस कहते हैं ना लहजे में आप बात करेंगे उस लहजे में वो बात करता है। और भाई ऐसे टिक करके बात करेंगे तो वो भाई समझ लेगा आपको, एकदम दोस्त समझ लेगा, वैसे ही बात करेगा, ठीक है। अगर आप उससे गाली गलौज करके बात करेंगे तो वो गाली भी दे देगा, एक आध दो ठे आपको। तो इस तरीके का एआई है वो, इसलिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, न्यूज में बना हुआ है। अब हम पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न देखेंगे। मुख्यमंत्री अमृत योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब है 2017-18 से प्रारंभ हुई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में कौन शामिल होंगे? तो प्रेसिडेंट शामिल होंगी, ठीक है, इसको याद रखना है। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब से कब तक आयोजित होगा? ये 2017 में यानी 12 मार्च से आयोजित हो रहा है, तो इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लागू किया गया है? तो इसका सही जवाब है जसपुर में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। हाल ही में EMRIGHS ने भारत की पहली रिसेटमेंटेशन अकेडमी की स्थापना कहां पर की है? तो हैदराबाद में की है। हाल ही में किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 जीती है? तो इसका सही जवाब है मुंबई इंडियंस। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे हैं? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। हाल ही में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। हाल ही में कौन सा देश 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अग्रणी स्रोत बना है? तो इस क्वेश्चन को आज भी हमने किया है, कल भी किया था। तो इसका सही जवाब है भारत, ठीक है। किस देश में आतंकवादी हाफिज सईद का राइट हैंड अबू कत्ल मारा गया, मतलब उसका कत्ल कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान में मारा गया है। तो ये बहुत खतरनाक आतंकवादी था, ठीक है। और इसको कहाँ पे निपटाया गया है? पाकिस्तान में निपटाया गया है। तो मैंने ये एआई से भी बात की तो उसमें पूछा गया था कि इसके मौत पे किसका हाथ है, और इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप कभी पूछेंगे तो उसमें पता चलेगा, ठीक है। हालांकि हम सब चाहते हैं कि ऐसे सभी आतंकवादियों को भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो खोज कर इनका कत्ल कर दें, ठीक है। लेकिन होता वही है जो कह सकते हैं अनऑफिशियली, सरकार कभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और जो खुफिया एजेंसी है, रॉ है या आईबी है, इनके जो जवान हैं, है ना, इनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए तो अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट हम लोगों को अपने दिल में रखनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं लेते। सेना का जवान मरता है तो उसको बकायदा सैल्यूट मिलता है, सलामी मिलती है, उसके गांव में भी सलामी मिलती है, सम्मान मिलता है, उनके फैमिली वालों को भी सामने आके सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब खुफिया एजेंसी का कोई यानी कार्यकर्ता मर जाता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, उसको कोई सम्मान नहीं मिलता। कई बार तो उसकी बॉडी को भी एक्सेप्ट करने से सरकारें मना कर देती हैं, ठीक है। तो किस लेवल की देशभक्ति इनके अंदर होती होगी हम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और वही जो सैलरी है जो हमको मिलती है वही उनको मिलती है, और अपनी पूरी जिंदगी, इवन बीवी बच्चे सब कुछ वो त्याग कर यानी अपनी पूरी जीवन को ही अपने देश के नाम पे न्यौछावर करके काम करते हैं, ठीक है। और जब कभी
मान लीजिए कि पाकिस्तान में कोई पकड़ा गया हमारा कोई जासूस, तो उसकी क्या दुर्गति होती है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।